हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। इधर मृत्युंजय खुशी खुशी महक के पास आकर बोला, महक महक। मृत्युंजय की आवाज़ सुन उसकी तरफ सिर घुमाकर देखते बोले, क्या हुआ? अंश रो रहा है क्या? मृत्युंजय महक के बाद पर उसके हाथ में खड़ी मेहमानों की तरफ देख उन्हें खूब एक्सक्यूज में कहकर महक के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो मेरे साथ। जिसे सुन महक मेहमानों की तरफ देख नकली मुस्कान के साथ मृत्युंजय के साथ चली। तो मृत्युंजय इसे एक फुट शव के पीछे लाकर दीवार से लगाते हुए बोला, पति का ख्याल नहीं है बट बच्चे बाद में आए हैं, उनका ख्याल बहुत है तुम्हें। मृत्युंजय की हरकत पर महक उसे घूरते हुए बोली, मैं आपसे नाराज हूं ना, आपको पता है कि नहीं? और क्या कहा? बच्चे बच्चे बाद में आए हैं, बच्चे मैंने पैदा किया, दर्द मैंने सहे हैं, तो मेरा बच्चा कितना मेरे लिए अनमोल है वो मुझे पता होगा, आपको नहीं। मृत्युंजय महक की बात सुन अपने दांत पीसते उसके दोनों तरफ अपने हाथ लगा कर बोला, और मैंने जो तुम पर मेहनत किया उसका क्या? ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आ गया सॉफ्टवेयर की तरह। तुम्हारा बच्चा मेरा खून है वो। महक मृत्युंजय के दोनों हाथों को तिरछी आंखों से देखने के बाद उसे खुद से दूर करते हुए, मुझे कोई बहस नहीं करनी और आप मुझसे दूर रहो। महक की बात सुन मृत्युंजय उसे गुस्से से देखते हुए उसके गले पर किस करने लगा। तो महक उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मृत्युंजय अब ज्यादा हो रहा है। आह, ये कहते हुए मृत्युंजय चीख उठी, क्योंकि मृत्युंजय उसके गले पर बाइट किया था। जब मृत्युंजय अपना चेहरा महक गले से हटा उसके होठों पर हल्का से चूम कर बोला, अब बिल्कुल ठीक है। महक मृत्युंजय के बाद सुन गुस्से से भरी आंखों से उसे देखने के बाद उसे कॉलर को कसकर पकड़ पंजों के बल उठकर उसके गले पर बाइट करने लगी। तो मृत्युंजय पंजों के बल उठते हुए बोला, करके बताओ छुटकी छुटकी। मृत्युंजय के बाद सुनकर महक इरिटेट होते हुए खुद से दूर करके बोले, बहुत बुरे हो आप, इतना लंबा होकर हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। मृत्युंजय महक की बात सुन सर नीचे कर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए ना, तुमसे बात करने के लिए हमेशा मुझे सिर झुकाना पड़ता है और तुम सिर ऊपर करके देखती हो मुझे। जिसे सुनकर महक नाराजगी भरी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगी। तो मृत्युंजय ने महक को कमर से उठा लिया, जिसे देख महक ने तुरंत अपने पैर मृत्युंजय के टरासों पर रख कर अपने हाथ मृत्युंजय के गले में बांध लिया। जिसे देखकर मृत्युंजय महक उसे बट्स से होल्ड करते हुए बोला, देखा अब आ गई ना मेरी बराबरी में। जिस पर महक मृत्युंजय की नीली आंखों से देखते हुए तिरछा मुस्कुरा दी। तो मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, ये कौन सी ये स्माइल है तुम्हारी, स्माइल क्यों कर रही हो? जिसे सुनकर महक मृत्युंजय के टाई को पकड़ उसे अपने पास लाते हुए बोले, अभी बताती हूँ मृत्युंजय जी। महक की इंटेंस बड़ी आवाज को सुन महक मृत्युंजय का चेहरा और कान लाल हो गए। जिसे देखते हुए महक मृत्युंजय के होठों पर चूमने लगी। तो मृत्युंजय उसकी आंख बंद आंखों को देखने लगा। तो महक उसके गाल पर किस करते हुए उसके एयर पर किस करने लगी, जिन्हें मृत्युंजय महसूस करते हुए बोला, महक हम बाहर है क्या, हम होटल चले? मैं हाँ 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 ये कहते हुए मृत्युंजय चीख उठा, क्योंकि महक ने काफी कसकर उसके गले पर बाइट किया था। फिर महक एकदम से मृत्युंजय को छोड़ उसकी गोद से नीचे छलांग लगाते हुए बोली, मैं तो नहीं जा रही होटल और माफ भी नहीं कर रही, बदला लिया मैंने, जाकर गले में कंसीलर लगा कर आओ, हो सके तो मेरे लिए भी ले आना। ये कहकर महक मृत्युंजय को जीभ दिखाते हुए वहां से जाने लगे। तो मृत्युंजय अपने गले को सहलाते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाकर, महक की बच्ची। महक मृत्युंजय को अपनी तरफ आता हुआ देख उसे बाय करते हुए बोली, जब तक पूरी बात नहीं बताओगे भूल जाना मुझसे बात करना। ये कहकर महक बाकी लोगों की तरफ चली। जिसे जाता हुआ देख मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे बाइट किया तुमने। ये कहते हुए मृत्युंजय अपने गले को सहलाते हुए बाकी लोगों की तरफ चलाए। साध्वी सुधांशु की गोद में बैठे आइसक्रीम खाते हुए सुधांशु को खिला रही थी। जब मृत्युंजय सुधांशु के बगल में आकर बैठ गया और सुधांशु की नजर सीधा मृत्युंजय के गले पर चले गए। जिसे देख सुधांशु गला साफ करने लगा। तो मृत्युंजय उसे देखते हुए, गले में हिचकी है तो जाकर पानी पियो, नहीं तो विक्स की गोली खाओ, यहाँ पर आहम आहम क्यों कर रहे हो? जिसे सुनकर सुधांशु से गले की तरफ इशारा करते हुए, काटने के निशान है, तुम्हारी जंगली बहन ने काटा है और कुंवारा नहीं हूँ मैं जो तुम इतना शर्मा रहे हो, मृत्युंजय ने चीखते हुए कहा। जिसे सुनकर साध्वी मृत्युंजय के गले के निशान को फूंक मारते हुए बोली, दर्द हो रहा है मामू? मृत्युंजय साध्वी के बाद उनसे गले लगाते, मेरी बच्चिया बस मेरे सुख दुख के साथी है, बाकी सब मुझे दुख देते रहते हैं। तभी समृद्धि और राशि वहां पर आ गए, जिन्हें देखते हुए मृत्युंजय अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? राशि मुंह बनाकर मृत्युंजय से बोली, मैं मोम से कहा आइसक्रीम खाना है, उन्होंने मुझे भगा दिया। मृत्युंजय राशि के बाद से अपना कार्ड निकाल उसे देते हुए बोले, ये लो भांजे, जितना खाना है खा लो। सुधांशु मृत्युंजय की हरकत को देखकर बोला, ये बिल्कुल सही नहीं है, बच्चे को बिगाड़ रहे हो आप।
सुधांशु की बात पर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी भांजी के को दर्द में देखता रहूं? किसे दर्द हो रहा है? सुधांशु ने कंफ्यूज होकर पूछा, जिस पर मृत्युंजय राशि की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी भांजी को। उसकी माँ ने उसे आइसक्रीम खाने नहीं दिया। देखो बेचारी का चेहरा दर्द से मुरझा गया है। जिसे सुनकर सुधांशु राशि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, राशि बेटा काट दो। तो राशि सुधांशु के हाथ में काट देती है, जिसे लेकर सुधांशु उसे मृत्युंजय को देते हुए बोला, मीरा ने मना किया है तो कुछ सोचकर किया होगा। जिसे सुन मृत्युंजय राशि को देखते हुए बोला, आपकी तबीयत खराब है क्या? राशि मृत्युंजय की बात सुन छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, परसों मुझे बहुत कोल्ड था और फीवर भी आ गया था। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तो आपके लिए आइसक्रीम अच्छा नहीं होगा। फिर समृति की तरफ देखते हुए बोला, समृति चलो बेटा, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा खिलाता हूँ। जब वहाँ पर अरुण, कांता, अव्यक्त, रिद्धम, सोनाली, विशाल और अक्षत भी चले आए, जिन्हें देखकर मृत्युंजय बोला, चलो सभी खाना खाने चलते हैं। जिसे सुनकर अव्यक्त बोला, लेकिन मैंने तो सुना कि आप समृति और राशि को खाना ले जाने वाले थे, हमको देखकर कैंटीन का खाना खाने को कह रहे हो रेरा। मृत्युंजय की बात सुन मृत्युंजय हक्का बक्का हो अव्यक्त की बात सुन मृत्युंजय हक्का बक्का होते बोले, अरे जब अरुण मृत्युंजय से बोला, आप कंजूस हो भले पापा। अरुण की बात सुनकर मृत्युंजय हक्का बक्का होकर बोला, बेटा मैं बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ। जिसे सुनकर अव्यक्त, तो आप हमें बाहर क्यों नहीं ले जाना चाहते? अव्यक्त की बात पर सभी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए अव्यक्त, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम इन बंदर की सेनाओं को लाकर मुझे रावण बनाने तुले हो? इसमें कोई शक है क्या कि आप रावण नहीं हो? सुधांशु ने धीरे से बुदबुदाया। जिसे सुन मृत्युंजय बोले, सुन पा रहा हूँ मैं सब कुछ। मृत्युंजय के बात पर सुधांशु अपने दांत दिखाते हुए बोले, कोई बात नहीं जीजू, वैसे मैं साध्वी को लेकर खाना खाने जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। इतना कहकर सुधांशु मृत्युंजय की गोद से साध्वी को लेकर बच्चों की तरफ देखते हुए वहाँ से चले गए। मृत्युंजय जाते हुए सुधांशु को जी भर के पूछने के बाद बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, देखो मामू जा रहा है ना खाना खाने, चलो हम सभी चलते हैं वहीं, और मैं तुम्हारी बहनों को भी वहीं लेकर जाने वाला था। मृत्युंजय के बाद पर सारे बच्चे उसे घूरने लगे, जिस पर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, चलो। मृत्युंजय की छोटी आंखें को देख सभी बच्चे घबरा गए और चुपचाप कैंटीन की तरफ चले गए। अरुण चलते हुए धीरे से अव्यक्त से बोला, अकलम भैया पापा सही कहते हैं, भले पापा बागल बिल्ले। कांता अरुण की बात पर उसके पीठ को मारते हुए बोले, चुप रहो, चुगली कर रहे हो यहाँ पर। जिसे सुनकर अरुण का मुंह बन गया और वो लोग कैंटीन की तरफ चले गए। अक्षत चोर नजरों से समृति को देख रहा था। जब समृति अक्षत की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा प्लेट दो, तुम चाउमीन लोगे? जिसके जवाब में अक्षत जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए, हाँ। जिसे सुनकर समृति उसके प्लेट में चाउमीन डालकर बोली, पहले इसे खत्म करो, इसके बाद बाकी लेना, फेंकने की जरूरत नहीं है, सबको बोल रही हूँ मैं। समृति की बात सुनकर रिद्धम उसके प्लेट में गुलाब जामुन डालते हुए बोला, बहना अच्छे से खाओ यार। समृति रिद्धम की बात सुनकर बोला, भैया अंश नजर नहीं आ रहा है, बेताल किसी की गोद में चिपका होगा, उसके बारे में क्यों पूछ रही है? अव्यक्त ने मुंह बनाते हुए कहा। जिसे सुनकर समृति बोली, आई डोंट नो तुम क्या हो, बट वो मेरी जिंदगी है, तुमसे तो अच्छा ही है, बोरिंग पर्सन। समृति के बाद पर अक्षत धीरे से, अंश कौन है? अक्षत के सवाल को सुनो सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो किसी एलियन को देख रहे हो। जिसे देखते हुए अक्षत थोड़ा शक पकाते हुए बोले, मैंने कुछ गलत पूछा क्या? जिसके जवाब में समृति अक्षत के चेहरे को पकड़ते हुए अपनी तरफ करके बोले, वो मेरा भाई है, छोटा भाई। समृति के छूने पर अक्षत का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। जिसे देखकर समृति अपना हाथ पीछे लेते हुए बोले, तुम्हें बुखार उखार है क्या? अचानक तुम लाल कैसे पड़ गए? जिस पर अक्षत अपने गाल को थपथपाते अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ नहीं, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए, चलो खाना खाते हैं। इतना कहकर अक्षत जल्दी जल्दी जाकर टेबल पर बैठ गया तो सभी लोग वहां पर आके दैविक और संगति भी ऋतिक के साथ बैठे हुए थे। अव्यक्त ऋतिक को देखते हुए बोला, हेलो खन्ना अंकल। ऋतिक अव्यक्त की बात सुन अपना सिर हिला तो अव्यक्त अपनी पानी बैदी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पानी। दैविक पानी लेकर हल्का मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स। अरुण दैविक की बात सुन खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं अरुण हूँ। दैविक अरुण की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, हेलो अरुण। समृति दैविक की बात सुनकर बोली, अरुण नहीं अरुण। दैविक समृति की बात सुन अरुण की तरफ इशारा कर, बट इसने तो कहा कि उसका नाम अरुण है। जिस पर अव्यक्त गहरी सांस भरते हुए बोला, क्योंकि वो अभी छोटा है ना, इसलिए वो सीधा सीधा बोल नहीं पाता।
अरुण अव्यक्त की बात पर मुंह बनाते हुए अपना खाना खाने लगा। जब वहां पर एकांश, आरव, अनुवेद, नैतिक, अद्वैत आ गए। उनके पीछे शिवांश चल रहा था, जो कि उन पर नजर रख रहा था। अनुवेद अरुण को उन लोगों के साथ बैठा हुआ देख कर बोला, ओए अरुण, तू छोटा है ना, तो हमारे साथ आ, उन लोगों के साथ क्यों बैठा है? जिस पर अरुण एकांश की तरफ इशारा करते हुए डरते हुए बोला, मुझे उनसे डर लगता है। अरुण की बात पर एकांश ने उसे घूरा और शिवांश की तरफ देखा, जिस पर शिवांश सारे बच्चे से बोला, चलो चलो चलो, खाना खाने के लिए कहा गया है ना, कोई भी कपड़े गंदे मत करना। जब दामिनी वहां आकर आरव को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। आरव दामिनी की बात सुनकर बोला, मुझे दोस्तों के साथ खाना है। जिसे सुनकर दामिनी एक नज़र एकांश की तरफ देखने के बाद बोली, लेकिन बेटा, तुम्हारा दोस्त तो बोल नहीं सकता, उसके साथ खाकर तुम क्या करोगे? दामिनी की बात सुनकर एकांश उसे घूरने लगा और अव्यक्त कुर्सी से खड़ा होकर एकांश के सामने आते हुए बोला, मेरा भाई है, बोल सकता है, वो फालतू लोगों के मुंह नहीं लगता। अव्यक्त के जवाब को सुनकर दामिनी अपने दांत पीसते हुए बोली, मृत्युंजय का खून होना, जवान तो लड़ाओगे? दैविक दामिनी की बात पर बोला, खून से मतलब नहीं होता आंटी, बड़ों को भी सेंस होनी चाहिए कि बच्चे से कैसे बात की जाती है। ऋतिक दैविक की बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और संगति को चॉकलेट खिलाते हुए बोला, कभी कभी सच्चाई के लिए बड़ों से बदतमीजी करने पड़े तो बदतमीजी नहीं होती, अपना हक लेना होता है। दामिनी ऋतिक की बात सुनकर बोली, तुम हो कौन भिखारी कहेंगे? प्रकृति जो वहां पर खाने के प्लेट लेकर आ रही थी, दामिनी की बात सुनकर उसके सामने आते हुए बोली, मुझे जानती हो आप? हाँ, पढ़ी लिखी होगी तो जानती होगी, क्योंकि आप जैसे अनपढ़ लोग तो लोगों को बिना जाने जो चाहे वो कह देते हैं। प्रकृति की बात पर दामिनी व्यंग भरी मुस्कान के साथ, मैं इंदौर में एमएलए की पत्नी हूँ, अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो इस तरीके से बदतमीजी नहीं करती। जिसे सुन प्रकृति अपना सर हिलाते हुए बोले, काफ़ी अच्छी बात है, और मैं आईएएस ऑफिसर प्रकृति झा, नाम तो सुना ही होगा। ऋतिक प्रकृति की बात पर उसे हाथ को पकड़ते हुए बोला, किसके मुँह लग रही हो तुम? जो अपने घर की ना हो सकी हो तो हमसे क्या बात करेगी अच्छे से? ऋतिक की बात पर दामिनी उससे गुस्से से घूरने लगी। जब एकांश की नज़र मृत्युंजय पर गई, जो कि वहां पर कैंडलिंग किए गए डेकोरेशन के पास खड़ा कशिश और आए मेहमानों से बात कर रहा था, जब महक मृत्युंजय के पास आकर वहां से चली गई तो मृत्युंजय मुंह बनाते हुए 2 कदम पीछे हुए, जिससे उसके पैंट को कैंडल की लौ पकड़ने लगी। जिसे देखकर एकांश उसकी तरफ भागते हुए जोर से बोला, डैडा। यह कहते हुए एकांश मृत्युंजय के पास पहुंच गया और उसे आगे की तरफ खींचते हुए बोला, फायर। मृत्युंजय एकांश के खींचने पर नीचे देखने लगा और जल्दी से आगे होकर अपने पैर में हल्के से पकड़े लो को हाथ मारकर बुझाते हुए गहरी सांस भर कर बोला, बच गया। एकांश मृत्युंजय के पैंट को पकड़कर उलट पुलट कर देखने लगा, जिसे देखते हुए मृत्युंजय एकांश के हाथ पकड़कर बोला, नहीं लगी है। एकांश मृत्युंजय की बात उसे कसकर गले लगा लिया तो मृत्युंजय उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। I take care of yourself, Dada. You are very precious to me. एकांश ने धीरे से कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय एकांश अपना अलग होकर उसके चेहरे को साफ करते हुए बोला, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? जिसके जवाब में एकांश अपना सर नहीं में हिला मृत्युंजय के चेहरे को पकड़कर बोला, नो, आई विल सेव यू। जब महक और बाकी सब घर वालों वहां आ गए, राजेंद्र जी एकांश को अपनी गोद में उठाते हुए बोले, तो हमारा अंश बोल सकता है? राजेंद्र जी के सवाल पर एकांश अपना सर हिला दिया तो निर्जला एकांश के गाल को खींचते हुए बोली, तो बोलते क्यों नहीं हो? चलो मुझे दादी कहो। निर्जला की बात सुन एकांश छोटी सी मुस्कान के साथ बोला, दादी। ये सुनकर निर्जला की आंखें नम हो गई और वो एकांश के गाल को पर ढेर सारा किस करते हुए बोली, मेरा बच्चा। ये कहते हुए निर्जला ने एकांश को कसकर गले लगा लिया तो एकांश महक की तरफ देखने लगा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। जिसे देखते हुए एकांश अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मम्मा। महक एकांश के हाथ को पकड़ अपने हाथ में लेते हुए चूम कर बोले, कहा था ना सभी बहुत खुश होंगे। विप्लव फुदकते हुए वहां जाकर एकांश को सबकी गोद से लेते हुए बोला, और सबसे ज्यादा खुश मैं रहूंगा क्योंकि मेरे साइलेंट बम का स्पीकर खुल चुका है। ये कहते हुए विप्लव एकांश को कसकर गले लगा लिया तो एकांश विप्लव को खुद से दूर करने की कोशिश करते बोले, चाचू, यू विल ग्रैंड मी। शिवांश एकांश के बाद सुन अपना सर नहीं में हिला दिया, जिसे देखा अंश किसी से और कुछ नहीं बोला। वहीं दामिनी का चेहरा देखने लायक था, जिसे देखते हुए समृति बोले, हमारा भाई बोल सकता है, आगे से कुछ कहने से पहले 2 बार सोच लेना। बुआ दादी। समृति की बात पर दामिनी उसे घूरते हुए आरव को लेकर जाने लगे, जिस पर अव्यक्त बोला, आरव को नीचे उतारो। दामिनी अव्यक्त की बात पर उसे घूरने लगे, जिस पर आरव दामिनी से बोला,
दादी जिसे उतारते हुए दामिनी उन्हें एक नज़र देख मुंह बनाकर चली। आखिर में सभी लोग बीच में वापस होटल के लिए निकल पड़े। सबने डिनर कर लिया था, इसलिए सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। विप्लव अपने फ़ोन में बात करते हुए रूम की तरफ जाने लगा जब किसी ने उसके हाथ को पकड़ कॉरिडोर की तरफ खींच लिया। अचानक किसी के ऐसा करने पर विप्लव अपने हाथ को झटके से छुड़ाते हुए बोला, व्हाट द हिल, हु आर। ये कहते हुए विप्लव चुप हो गया क्योंकि सामने नाइट सूट में भाव्या खड़ी हुई थी, जिसे देखते हुए विप्लव बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। जिस पर भाव्या विप्लव के हाथ को पकड़ पीछे खींचते हुए बोली, जिस पर विप्लव भाव्या से अपना हाथ झटके से छुड़ा गुस्से में बोला, डोंट टच मी विथ योर डर्टी हैंड्स। विप्लव की बात पर भाव्या अपने दांत पीसते हुए, तुम्हें पता था ना कि हिमांशी मेरी रिलेटिव है, इसलिए तुम मुझसे शादी कर रहे हो। भाव्या की बात पर विप्लव एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, सपने में जी रही हो क्या? तुम्हें किसी ने बताया नहीं लव मैरिज है हमारी? व्हाट, लव मैरिज? भाव्या ने शौक होते हुए पूछा, जिसे देखकर विप्लव ताली बजाते हुए बोला, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का ये एक्सप्रेशन मुझे कैमरे में कैद करना चाहिए था, हर रोज देखकर हंसता। जिसे सुनकर भाव्या, विप्लव तुम मुझसे बदला ले रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सुकून के लिए इस्तेमाल किया। एट लीस्ट यू डिड नॉट कॉल योर सेल्फ ए गोल्ड डिगर, क्योंकि तुम वो नहीं हो बल्कि उससे भी बड़ी कुतिया कमीनी हो, विप्लव ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर भाव्या गुस्से से बोली, तमीज से बात करो मुझसे विप्लव। भाव्या की बात पर विप्लव हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, लोग कितने बेशर्म होते हैं ना, उनके अंदर की आत्मा नहीं कहती कि तुमने उसके साथ बुरा किया है। तुम नज़र कैसे मिलाओगे और तुम मुझसे तमीज की गुंजाइश करती हो? भाव्या विप्लव की बात सुनकर नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, तुमसे बुरा तो मेरे साथ हुआ है, मेरा बच्चा मर गया। डॉक्टर कहते हैं मुझ में खराबी है, लेकिन नहीं, खराबी अतुल में है। तो दोस्तों, कहानी कैसी है मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।